पूरी दुनिया में पावर तीन ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है। यूएसएसआर के विखंडन के बाद से अमेरिका एक तरह से पूरी दुनिया का बॉस बनकर उभरा और बहुत लंबे समय तक अमेरिका का वर्चस्व कायम रहा। लेकिन हाल के एक दशक में या यूं कहें कुछ 5-6 सालों में ट्रंप के आने के बाद के खासकर से वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। दुनिया 3 शक्ति केंद्रों में बंटने जा रही है। कैसे, आइए देखते हैं। पहली शक्ति नेटो और अमेरिका की है, जहां पर नेटो में जो देश हैं उसके साथ साथ अमेरिका की जो सैन्य संगठन बने हुए जिसे नेटो के नाम से जाना जाता है वो एक फ्रंट माना जाता है। सेकेंड फ्रंट जो उभरा है, जिसकी तस्वीर भी हमने हाल फिलहाल में देखी है, वो फ्रंट है आपका चीन, रूस और उत्तर कोरिया, जिसमें कि शी जिनपिंग है, पुतिन है और किम जोंग उन है। ये दूसरा फ्रंट है जो अमेरिका को चैलेंज करता है और इस फ्रंट से अमेरिका काफी खौफ खाता है और तीनों शक्तियों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अब एक तीसरा फ्रंट भी उभर रहा है जो अरब वर्ल्ड है, जिसे अरब फोर्स के नाम से जाना जा रहा है, कहा जा रहा है ये अरब फोर्स बनाना चाहते हैं। अरब वर्ल्ड थर्ड पावर के तौर पर उभरना चाहता है, जिसको अब तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है। और अगर ऐसा हुआ, ये चीजें हकीकत में बदली, तो वर्ल्ड ऑर्डर पर अमेरिका की मोनोपोली को ये डायरेक्ट चुनौती देने वाली बात होगी। वेस्टर्न ब्लॉक में अमेरिका और नेटो एक तरफ, ईस्टर्न ब्लॉक में अगर हम बात करें तो रूस, उत्तर कोरिया और कुछ अफ्रीकी देश साथ आएंगे, इसमें चीन भी होगा। इस्लामिक ब्लॉक में टर्की आ सकता है, लेकिन टर्की फिलहाल नेटो के साथ है। ईरान, गल्फ देश, पाकिस्तान जैसे मुल्क शामिल होंगे, हालांकि पाकिस्तान को लेकर भी कहा जाता है पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो अलाय है। तो ये कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और नेटो वेस्टर्न ब्लॉक में, टर्की अभी भी इसी वेस्टर्न ब्लॉक के साथ मौजूद है क्योंकि वो नेटो का पार्ट है। अब ये जान लेते हैं कि जब दुनिया 3 शक्तियों में बटेगी तो ज्यादा ताकत किसके पास होगी। जानकारी के मुताबिक वेस्टर्न ब्लॉक यानी कि नेटो में 32 देश हैं और ये सैन्य शक्ति में सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी जीडीपी दुनिया की 50% से ज्यादा है और आबादी 95 करोड़ है, जिसके पास एक्टिव सैनिकों की तादाद 30 लाख से ज्यादा है। लड़ाकू विमान 20,000 से ज्यादा हैं। नेवी जहाजों की बात करें तो 2,000 से ज्यादा हैं। परमाणु हथियार करीब 6,000 के आसपास हैं। अगर ईस्टर्न ब्लॉक की बात करें, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है, इसमें सबसे बड़ी सेना चीन के पास है। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 3,300 लड़ाकू विमान हैं, 370 नौसेना जहाज हैं और 500 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 10 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 3,500 लड़ाकू विमान हैं, 600 नौसेना जहाज हैं, लगभग 6,000 परमाणु हथियार हैं। इसी तरह उत्तर कोरिया के पास अगर बात करें तो 12 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 500 लड़ाकू विमान हैं, 430 नौसेना जहाज हैं, 30 से 50 के आसपास परमाणु हथियार हैं। अब बात करते हैं एक नए उभरती शक्ति की, जिसकी बात की जा रही है, जिसे नेटो की तरह ही आपस में सुरक्षा चाहिए, यानी कि अरब वर्ल्ड, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंडेंट थी। उसमें कौन कौन से देश आते हैं? वैसे अरब वर्ल्ड में माना यह जाता है कि इसमें 22 देश हैं। अरब वर्ल्ड की अगर बात करें, आबादी है 45 करोड़ की, और अगर ऑयल रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे बड़ा तेल भंडार है। वही अगर बात की जाए तो आबादी की, तो 45 करोड़ के आसपास की आबादी है। जीडीपी जो है वो $3 ट्रिलियन का है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले बहुत कम है। एक्टिव सैनिकों की संख्या 35 से 40 लाख है। लड़ाकू विमान जो है वो तकरीबन 3,500 के आसपास है। अरब मुल्क ताकत तो बनना चाहते हैं, लेकिन 2 तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो टेक्नोलॉजी और रिसर्च में काफी पीछे हैं। दूसरा ये कि पैसों के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भी देखा जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड से डायरेक्ट मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि $3 ट्रिलियन की जो है पूरे, अगर हम खाड़ी देशों की बात कर लें तो उनकी इकोनॉमी बताई जाती है, और सिर्फ अमेरिका की जो इकोनॉमी है लगभग $40 ट्रिलियन के आसपास की है। लगभग 36 से 40 के आसपास की इकोनॉमी बताई जाती है।
आबादी के लिहाज से देखें तो अरब वर्ल्ड और ओआईसी मिलकर एक बड़ी शक्ति के तौर पर नजर आते हैं और 2010 से अब तक मुस्लिम देशों की जो आबादी वो तेजी से बढ़ी है, जबकि ईसाइयों की आबादी में गिरावट आई है। आंकड़े क्या बताते हैं, दुनिया में आबादी किस तरह से है, वो हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं दुनिया में जो आबादी है 2010-2020 का जो हमने डेटा वो यहां पर फेच किया है, आपके सामने निकाल कर रखा है। ईसाई आबादी जो है वो 2010 में 30% पूरी दुनिया में थी, जो आज की तारीख में 28.8% रह गई है। 1.8% का फॉल है, यानी कि डिक्लाइन है। मुस्लिम आबादी जो थी वो 23.9% थी, जो बढ़कर 25.6% हो गई है, जिसमें 1.8% का राइज है, यानी कि बढ़त है। हिंदू आबादी जो 15% थी पूरी दुनिया में, वो घटकर 14.9% हो गई है। 0.1% का एक मामूली सा गिरावट यहां देखने को मिलता है। बौद्ध आबादी जो 4.9% थी वो 4.1% हो गई है, -0.8% का डिक्लाइन इसमें दिखता है। यहूदी आबादी 0.2% थी, अभी भी 0.2% के आसपास है। और जो भगवान को नहीं मानने लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी है, वो पहले 15% थे, अब 16% हो गए हैं। जबकि अदर की बात की जाए तो अदर पहले 10.4% थे, वो अभी भी सेम है, 10.4% के आसपास ही वो टिके हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ईसाई जो वर्ल्ड कम्युनिटी में अगर देखा जाए, जो सबसे ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस की थी, उसमें डिक्लाइन है 1.8%, और मुस्लिमों की आबादी में बढ़त है +1.8%। वहीं हिंदुओं की आबादी लगभग सेम है 2010 के मुकाबले, अगर 2020 में भी देखा जाए तो सवाल यह है कि क्या बढ़ती आबादी, तेल और तेल की इकोनॉमी खाड़ी देशों को तीसरी शक्ति में मददगार साबित होने वाली है, या फिर आपसी मतभेद और मुस्लिमों का खलीफा बनने की चाहत अरब वर्ल्ड के अरमानों पर पानी फेर देगा? या यूं कहें, ये जो अरब फोर्स का जो एक कॉन्सेप्ट गढ़ा जा रहा है, बुना जा रहा है, उस पर पानी फेर देगा, और इसके चांसेस कितने हैं? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ हैं। सऊदी से आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। और डॉक्टर मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा यूके देवनाथ सर आपसे। अरब फोर्स की बात की जा रही है, क्योंकि जो झटका कतर को लगा है उसे खाड़ी देशों में डर है, खौफ है कि अगला निशाना कोई भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल ना अमेरिका की सुनने को तैयार है, ना दुनिया की किसी और देश की सुनने को तैयार है। आज कतर है, कल को सऊदी की बारी है, फिर बहरीन, फिर कुवैत, किसी भी देश का नंबर आ सकता है, और हमास के नाम पर किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो अरब फोर्स का कॉन्सेप्ट है, क्या इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, या फिर एक महज ख्याली पुलाव है? देखिए, कतार पे जो हमला किया इजराइल ने, उसके बाद जाहिर बात है कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में बहुत आक्रोश है। अगर हम ओआईसी देखें तो करीबन 57 देश हैं, अगर हम अरब मुल्क देखें तो करीबन 22 देश हैं, और जीसीसी अगर देखें तो उसमें भी 7-8 देश हैं। हो ये रहा है कि सभी देश फिलहाल बहुत परेशान हैं, और वह नहीं चाहते कि फिर से इजराइल या किसी भी दूसरे देश को, किसी भी देश पर, चाहे वो जीसीसी का देश हो या अरब मुल्क को, फिर से हमले का मौका मिले। अब इसको रोका कैसे जाए? अगर ये देश चाहते हैं कि इजराइल फिर से उन पर या उनके किसी सहयोगी देश पर हमला ना करे, तो क्या फौजी तौर से वहां उनको रोक सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं पैनल में फौजी हूं, तो मैं इसका जो मिलिट्री एस्पेक्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा समय दूंगा। अगर गल्फ कंट्रीज को इजराइल का मुकाबला करना है, तो वो अगर एक जॉइंट फोर्स बनाते हैं, जिसका हम सोच सकते हैं कि रफली जैसे नाम दिया जा रहा है कि भाई अरब नेटो फोर्स होगी, तो इसमें काफी सारी अड़चने हैं। आप इन सब अरब मुल्क को देख लीजिए, खासतौर से गल्फ कंट्रीज को देख लीजिए, सबकी जो एयरफोर्स है उसमें सिर्फ यूएस, अमेरिका का ही फाइटर विमान, अमेरिका का ट्रांसपोर्ट विमान, अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इन सब देशों में उनकी आर्मी को देख लीजिए,
सबके पास मेड इन अमेरिका वाले टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं। आप इनकी नेवी को देख लीजिए, इनकी नेवी में जो कुछ भी है, चाहे शिप्स हो, सबमरीन्स हो, सब जो हैं वो अमेरिका के बने हुए हैं। तो अगर ये सारे देश अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं अपने वॉर फाइटिंग मशीन्स के लिए, तो ये कैसा भी गठबंधन बना लें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस अमेरिकन इक्विपमेंट को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत क्या अमेरिका देगा? जाहिर बात है कतई नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ये देश अगर एक अरब नेटो देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई मिलिट्री स्वरूप नहीं होगा। जी विवेक। मिलिट्री स्वरूप नहीं हो सकता है। मिडिल ईस्ट विशेषज्ञ हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी हैं, उनका क्या मानना है उनसे पूछ लेते हैं। कोशिश तो जारी है, लेकिन फिलहाल अगर हम 8-10 साल तक देखें तो ऐसे कोई सूरत हाल दिखते नहीं है कि कोई अरब फोर्स जैसी कोई टीम डेवलप हो जाए जो नेटो के तर्ज पर हो। और इकोनॉमी साइज बहुत छोटी है, अरब देशों की 22 देशों की इकोनॉमी मिला दिया है तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि तीसरी ताकत वाली कोई बात है नहीं। बात यह है कि ये मुस्लिम ममालिक या अरब मुल्क किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत तेजी से अपनी तरफ चाहता है कि इन्हें लें, और इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। और आपको याद होगा कि अगर ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती हुई है तो उसके पीछे चाइना, पीछे नहीं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कि चाइनाई की कोशिश थी कि एक सुन्नी और शिया मुल्क को मिलाया जाए। और ये इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका जो है वो शिया सुन्नी ही काट खेलता था, और हमेशा जो है अरबों को ईरान से या और उनकी जो प्रॉक्सीज थी उनसे डराता था, और उसके बदले जो है वो गुंडा टैक्स वसूल करता था अमेरिका, सीधे सीधे अगर हम कहें, और आज भी वसूल कर रहा है। तो अभी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि आपको ईरान से बहुत खतरा है, और अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं बचा सकता हूं, कोई और नहीं बचा सकता, और इसलिए आप जो है हमें पूरा जो है सपोर्ट कीजिए, ये कह के, और वो गाय जो है वो दूध ले गए। हाँ, तो लेकिन ये चीज जो है चीन को बर्दाश्त नहीं। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से कुल्लम कुल्ला नितिन याहू ग्रेटर इजराइल का जिन निकाल देते हैं बीच बीच में, अब ये 2 साल में दौराने जंग आप देखिए कि करीब 3 या 4 मर्तबा वो नक्शा लेकर के आ जाते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी थ्रेट हो जाती है, अच्छा सिर्फ नक्शा लेके नहीं आए, बल्कि अगर देखा जाए तो वो बढ़े भी, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, या यमन हो, और अब कतर में भी जिस तरह से अटैक किया। तो अब उनको लग रहा है जो अरब ममालिक हैं कि भाई ये तो ग्रेटर इजराइल वाकई ये उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, बनाकर तो मानेंगे, सही बात है। तो ये जो थ्रेट है इसकी वजह से वो चाहते हैं कि जो और जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं खत्म कर रहा हूं कि सबसे बड़ा इनका जो मकसद है और जिसमें चीन की भी कोशिश है कि जो अमेरिकन बेस हैं अरब कंट्रीज में ये हट जाएं, और इसीलिए ये फोर्स जो बनाने की बात है वो सिर्फ ये कि साहब हमारे पास अब देखो ताकत है, आपकी कोई जरूरत नहीं, आप अपना ले जाइए। ये बस ये है और कुछ नहीं, कोई तीसरी ताकत बनने नहीं जा रही, मैं नहीं मानता। ठीक है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि अमेरिका के बेस खाड़ी देशों से हट जाएं? वो परमानेंट बेसिस हैं, करीबन 9 से 10 की संख्या में परमानेंट बेसिस हैं। स्वर्ण सिंह जी से जवाब चाहूंगा। और अगर जो बात वो मुमताज जी कह रहे हैं कि भाई वो सहारा ढूंढ रहे हैं, कुछ भी मुमकिन है, वो सहारा ढूंढ रहे हैं, वो रूस की तरफ जाएंगे या चीन की तरफ जाएंगे अमेरिका को छोड़कर, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? इसके चांसेस कितने हैं? या अमेरिका अपनी मोनोपोली खाड़ी देशों से क्यों छोड़ेगा जहां पर सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्स है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है कि अमेरिका का जो रुझान था पश्चिम एशिया की तरफ, उसमें बदलाव आया है। वो खासकर इसलिए कि एक तो फॉसिल फ्यूल से हटकर दुनिया रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहती है सॉरी, और दूसरा कि जब तेल के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से शेल ऑयल जो अमेरिका में है उसको दोहना आसान हो गया, और वो कोशिश कर रहा है कि अपने ऑयल की जितना निर्यात कर सकता है करे,
ड्रिल बेबी ड्रिल जैसे राष्ट्रपति ट्रम्प खुद कहते हैं, तो उसकी निर्भरता खाड़ी के देशों पर अब कम है और इसलिए वो इजराइल का एक तरह से समर्थन करके वहां की राजनीति को चलाना चाहता है और बाकी देशों को वो चाहेगा कि कमजोर रखे। अब क्या ये बाकी देश दूसरे विकल्प ढूंढ पाएंगे? क्या वो अपने हथियार और रक्षा उपकरण रूस या चीन से ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है और खासकर यदि आप बात कर रहे हैं कि वो एकजुट होकर, आपने कहा कि इस्लामिक या अरबिक नेटो का एक सोच उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि इजराइल ने फालिस्तीन के अलावा लेबनान, ईरान और अब कतर पर भी हमला कर दिया, तो एक खौफ का माहौल बना हुआ है, उसमें बातचीत हो रही है। पर जो सोमवार को शिखर सम्मेलन हुआ 40 देशों का इमरजेंसी समिट मीटिंग जो कतर में दोहा में हुई, उसमें मिनिमम कंसेंसस भी नहीं हो पाया कि इजराइल को किस तरह से वो मुकाबला कर सकते हैं। केवल ये कहा कि हाँ, एक जॉइंट फोर्स बनाने की कोशिश होनी चाहिए। वो पहले भी हुई 2010 में अरब स्प्रिंग से जब आतंक का खतरा बढ़ा तो सऊदी अरेबिया ने 34 देशों का एक टेररिज्म के विरोध में इस्लामिक अलायंस का ऐसे अनाउंसमेंट किया था।